हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, सब कैसे हो? सब बढ़िया, सब मौज। तो मैं आपके लिए लाया हूं सीएमए फाउंडेशन जून 2024 का जो अकाउंट्स का पेपर है, जिसे हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल्स ऑफ फाइनेंशियल एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। ये पूरा पेपर का हम लोग यहां डिस्कशन करने वाले हैं। बेसिकली मैं सारे क्वेश्चंस आपको दिखाऊंगा, सारे क्वेश्चन सॉल्व भी करूंगा, आपके साथ साथ सॉल्व करूंगा, समझ समझ के सॉल्व करूंगा, और मैं आपको ओवरऑल रिव्यू भी दूंगा इस पेपर का कि ये पेपर कैसा था। बात समझ में है? तो चलो फिर शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि भैया ये जो वीडियो है ये किसके लिए काम करेगा। तो जो बच्चे जून 24 में दिए हैं वो लोग अगर अपना आंसर चेक करना चाहते हैं तो उनके लिए भी काम का है, और जो बच्चे लोग जून 24 के बाद दे रहे हैं तो उनके लिए प्रैक्टिस के लिए, तुम्हारा पास्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए भी काम का हो जाएगा, सही आंसर मिल जाएगा आपको। तो सारे बच्चों के लिए काम का रहेगा। तो चलो एक एक करके देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखो पहला क्वेश्चन है, द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ एन एंटिटी is artificially split into small equal time intervals in accordance with dash concept। बिजनेस का जो अनलिमिटेड लाइफ है इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं एज पर पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट। तो इसका ऑप्शन होना चाहिए पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट। ये कौन से चैप्टर से पूछा है? ये आपका चैप्टर था कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस, ठीक है ना। तो पहला का ऑप्शन है डी, पीरियोडिसिटी। दूसरा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, क्या लिखा है, फ्रेमवर्क ऑफ अकाउंटिंग। कौन सा अकाउंटिंग का फ्रेमवर्क नहीं है? तो भैया सुनो ना, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क होता है, यस। लीगल फ्रेमवर्क होता है, यस। इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क होता है। कौन सा नहीं होता है? तो आंसर है सोशल फ्रेमवर्क। तो यह है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है भैया। आपके क्वेश्चन पर बहुत सारा टिक मार्क लगाया हुआ है। अरे वो किसी बच्चे का था, मैं डायरेक्टली लेके इसको रिकॉर्ड कर रहा हूं ना, इसलिए। नेक्स्ट 53, which component of financial statements directly represents the accounting equation। तो कौन सा फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकाउंटिंग इक्वेशन समझाता है? अकाउंटिंग इक्वेशन क्या बोलता है? एसेट इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, और राइट ये बैलेंस शीट है, तो ऑप्शन नंबर बी बैलेंस शीट, एकदम सही बोला। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉलम इन ट्रिपल कॉलम कैश बुक। ट्रिपल कॉलम कैश बुक में कैश कॉलम होता है, बैंक कॉलम होता है, डिस्काउंट होता है। तो इन तीन को छोड़े कौन सा दिया? ऑप्शन नंबर डी, तो ये होगा पेटी कैश बुक। दिखाई दे रहा है ना भाई साहब, ये पेटी कैश बुक, एकदम सही है। नेक्स्ट, अ चेक इशूड टू अ पार्टी 44,800 वाज रिकॉर्डेड ट्वाइस इन कैश। हमने चेक इशू किया है, मतलब पेमेंट हुआ है, दो बार कैश बुक में रिकॉर्ड कर दिया। मान लो ये हाथ मेरा कैश बुक है, ये हाथ मेरा पासबुक है, समझ रहा है? कैश बुक पासबुक दो बार रिकॉर्ड हो गया, एक बार तो सही, एक बार ज्यादा रिकॉर्ड हो गया। कहां? कैश बुक में। तो कैश बुक का बैलेंस कम हो गया, पासबुक में ही है। ये सिचुएशन है। बोलता हाउ शुड इट बी ट्रीटेड व्हाइल ड्राफ्टिंग बैंक रिकॉन्सिलिएशन इफ बैलेंस एज पर कैश बुक इज द स्टार्टिंग पॉइंट। कैश बुक स्टार्टिंग पॉइंट है, तो कैश बुक से कहां जाना है? पासबुक। तो क्या करोगे? ऐड करना पड़ेगा। तो 44,800 इज टू बी एडेड। ये है अपना ऑप्शन नंबर सी। बोलो जी ठीक। नेक्स्ट 55 के बाद 56, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस के बारे में कौन सा सच है? पहला बोलता है इट इज अ पार्ट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, नहीं, ये डबल एंट्री के बाहर है। दूसरा बोला इट इज अ लिस्ट ऑफ लेजर बैलेंस, यस, ट्रायल बैलेंस इज द लिस्ट ऑफ लेजर बैलेंस। ये लोग पूछा था ट्रू, ऑप्शन नंबर बी ट्रू है, करेक्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं और क्या है। 57, रुपीज 47,000 पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू मशीन इन द फैक्ट्री शुड बी डेबिटेड टू डैश अकाउंट। भैया 47 हमने पे किया इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू मशीन के लिए, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश होना चाहिए। तो बोला डेबिट किस में होना चाहिए? तो मशीनरी में होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए मशीनरी। रिकवरी ऑफ बैड डेट, भैया अगर रिकवरी ऑफ बैड डेट है तो ये मेरे लिए इनकम है, इनकम होगा तो मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा। तो भैया ऑप्शन नंबर बी सही है, इंक्रीज इन नेट प्रॉफिट, अपना नेट प्रॉफिट बढ़ेगा, ग्रॉस प्रॉफिट नहीं, क्योंकि ये इनडायरेक्ट आइटम है, इनडायरेक्ट इनकम है, पीएल में इफेक्ट आएगा। नेक्स्ट, अंडर विच मेथड डिप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड ऑन ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ फिक्स एसेट। वो है स्ट्रेट लाइन मेथड, जिसका दूसरा नाम क्या है? फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी बोलते हैं। तो जो सही है वो लगा दिया टिक मार्क, सही है, समझ में आ गया। नेक्स्ट, गुड्स कॉस्टिंग 28,000 टेकन फॉर डोमेस्टिक यूज बाय प्रोप्राइटर।
प्रोप्राइटर गुड्स अगर डोमेस्टिक यूज के लिए लेके गया, पर्सनल यूज, ड्राइंग्स टू परचेज होना चाहिए एंट्री। आगे बोल रहा है टेकन फॉर डोमेस्टिक यूज बाय प्रोप्राइटर वेर क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट। जा, किंतु क्रेडिट कौन सा अकाउंट को कर दिया था? सेल्स को। गलत कर दिया। अगर मेरे को सही करना है तो पहले तो सेल्स को डेबिट करना पड़ेगा। वाई पासिंग रेक्टिफिकेशन एंट्री डैश अकाउंट शुड बी डेबिटेड, तो सेल्स को डेबिट करेंगे, एंड डैश अकाउंट शुड बी क्रेडिटेड, तो ड्राइंग्स टू परचेज होना चाहिए, तो क्रेडिट किसको करेंगे? परचेज को कर देंगे। तो एंट्री क्या हो जाएगा? सेल्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, रेक्टिफिकेशन एंट्री। तो भैया सेल्स अकाउंट डेबिट टू परचेज। बोलो जी, समझ में आ गया? नेक्स्ट, इन कंसाइनमेंट द प्रोफॉर्मा इनवॉइस इज सेंट बाय। प्रोफॉर्मा इनवॉइस कौन भेजता है? कंसाइनर कंसाइनी को भेजता है। भैया वो कौन सा डॉक्यूमेंट था जो कंसाइनी कंसाइनर को भेजता है? अकाउंट सेल्स। नेक्स्ट, अनिल ड्रॉज अ बिल वर्थ 60,000 ऑन विजय ऑन 1 मार्च फॉर 30 डेज आफ्टर डेट बोला है। आफ्टर डेट मतलब डेट ऑफ ड्राइंग से कैलकुलेशन चालू होगा। तो ड्राइंग हुआ 1 मार्च 24। ऑन विच डेट बिल मैच्योर गिवन इट वॉज एक्सेप्टेड ऑन 7 मार्च। तो एक्सेप्ट कब हुआ उससे मतलब नहीं है, डेट ऑफ ड्राइंग से कैलकुलेट करेंगे। 30 डेज जोड़ने बोला है, तो ये 31 मार्च 24 है। 3 डेज ऑफ ग्रेस ऐड करेंगे तो 3 अप्रैल 24 आंसर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी 3 अप्रैल 24। देखो जी, समझ गया? नेक्स्ट, ऑन ऑनर ऑफ बिल्स ऑन ऑनर ऑफ अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज एट मैच्योरिटी, ठीक है, नो जर्नल एंट्रीज रिक्वायर्ड टू बी पास्ड इन द बुक्स ऑफ ड्रॉर व्हेन। ऑन ऑनर ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज ऑनर हो रहा है मैच्योरिटी के दिन, तो बोलता है कि ड्रॉवर को कब एंट्री नहीं करना पड़ेगा। तो भैया जब बिल किसी और पार्टी के हाथ में हो, या तो बिल मैंने डिस्काउंट करा लिया होगा बैंक के साथ, या तो बिल एंडोर्स करके रखा होगा, तब मैच्योरिटी में ऑनर होगा, तो हमको यानी ड्रॉवर को कुछ नहीं करना है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी, बिल इज एंडोर्स्ड। अरे मैच्योरिटी में रहेगा मेरे पास बिल, तो मुझे एंट्री करना ही पड़ेगा। बिल्स फॉर कलेक्शन में अगर पैसा आता है तो भी एंट्री करना है। ऑल ऑफ द अबव हो ही नहीं सकता। ऑप्शन नंबर सी। 64, व्हाट विल बी द अकाउंटिंग फॉर गुड्स परचेज फॉर जॉइंट वेंचर बाय को-वेंचरर इन केस ऑफ सेपरेट सेट ऑफ बुक्स आर मेंटेन। सेपरेट सेट अगर मेंटेन कर रहे हैं, मालिक अगर मतलब को-वेंचर खुद अगर गुड्स खरीद रहा है तो खर्चा है, जॉइंट वेंचर डेबिट होगा। मालिक अपने पॉकेट से पैसा लगाए टू को-वेंचरर, जॉइंट वेंचर डेबिट टू को-वेंचर होना चाहिए। कौन सा ऑप्शन राइट है? ऑप्शन नंबर डी, डेबिट जॉइंट वेंचर, क्रेडिट ये को-वेंचर होगा। यहां टाइपिंग ठीक से नहीं आया, को-वेंचरर, ठीक है, प्रिंटिंग ठीक से नहीं आया था इसीलिए, ठीक है। नेक्स्ट 65 क्या बोल रहा है? देखो, आकाश परचेज गुड्स कॉस्टिंग 10 लाख। अच्छा ठीक है। विकास सोल्ड, अच्छा आकाश परचेज किया है तो परचेज आता है इस साइड में, तो बोलता है 10 लाख का परचेज हो गया, ठीक है। विकास सोल्ड 4/5 ऑफ द गुड्स फॉर 1250, तो सेल हो गया 1250 क्रेडिट साइड में। 4/5 गुड्स अगर सेल किया है तो 1/5 बच गया, तो 10 लाख का 1/5 यानी 2 लाख का क्लोजिंग स्टॉक पड़ा रहना चाहिए। बैलेंस ऑफ द गुड्स वर टेकन ओवर बाय विकास कॉस्ट लेस 20%, बोलता है इससे 20% कम कर दो, तो 160 का क्लोजिंग स्टॉक टेक ओवर हुआ है 160। इफ सेम सेट ऑफ बुक्स आर मेंटेन डिटरमाइन प्रॉफिट। अब सेम हो अलग हो, प्रॉफिट कैसे निकलेगा? अब देख लो, डेबिट साइड में परचेज लिख दिया, क्रेडिट साइड में सेल, और जो क्लोजिंग स्टॉक विकास के पास पड़ा था वो है, तो ये बढ़ेगा 1250 प्लस 160 माइनस 10 लाख, तो 4,10,000 आंसर आ रहा है। 4,10,000 चेक कर लीजिए, 4,10,000 ऑप्शन ए, ऑप्शन ए 4,10,000 हो गया। 66, इन मेमोरेंडम ज्वाइंट वेंचर अकाउंटिंग मेथड ईच को-वेंचर रिकॉर्ड ओनली हिज ओन ट्रांजैक्शन, खुद का ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेगा मेमोरेंडम मेथड में। तो ऑप्शन नंबर सी, हीज और हर रेस्पेक्टिव ट्रांजैक्शन ऑफ ज्वाइंट वेंचर, खुद का ट्रांजैक्शन सिर्फ रिकॉर्ड करेगा, सामने वाले पार्टी का रिकॉर्ड नहीं करेगा। 67,
which of the following is not a component of financial statement of a trading sole proprietorship? अगर ट्रेडिंग कंसर्न है तो वो ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट बनाएगा और कुछ नहीं। कौन सा एक्स्ट्रा है? बैलेंस शीट बनाएगा, पीएल बनाएगा, ट्रेडिंग बनाएगा। ऑप्शन नंबर सी, पीएल अप्रोप्रिएशन ही बनेगा, ये तो पार्टनरशिप में बनता है। What is the purpose of drafting manufacturing account? Manufacturing account is prepared to find out cost of goods produced या cost of goods manufactured. Option number A, ascertain cost of goods manufactured. 68. ठीक है। Next, while drafting financial statements, goods distributed as free sample but not yet accounted for in the books is to be reflected which of the components? क्या बोला तुम समझा? गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, एंट्री होता है एडवर्टीजमेंट टू परचेज। इसका दो इफेक्ट होता है, ट्रेडिंग में परचेज से लेस होता है, दूसरा पीएल में एडवर्टीजमेंट बोल के लिखते हैं, तो पीएल इफेक्ट होगा, ट्रेडिंग इफेक्ट होगा। बोला क्या इफेक्ट होगा, तो हम लोग वही बोल रहे हैं, बोथ ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट इफेक्ट हो जाएगा। बोलो जी, ठीक है। नेक्स्ट, आउटस्टैंडिंग वेजेस अपियरिंग इन ट्रायल बैलेंस इज रिफ्लेक्टेड इन। आउटस्टैंडिंग वेजेस अगर ट्रायल बैलेंस में, कोई भी चीज ट्रायल बैलेंस में एक इफेक्ट होगा, वो बैलेंस शीट के कहां दिखाएंगे? लाइबिलिटी साइड में दिखाएंगे। तो भैया ये हो जाएगा बैलेंस शीट अंडर लाइबिलिटी। ठीक है। नेक्स्ट, आगे बोल रहा है इन राम स्टेशनरी बिजनेस, क्या चीज का बिजनेस है? स्टेशनरी। फॉर द ईयर 23-24, तो ईयर 23-24 का बात कर रहा है। ठीक है, बात करो भाई, जो बात करना बात करो, हम कब मना किए। बोलता है वैल्यू ऑफ ओपनिंग स्टॉक इन ट्रेड, ओपनिंग स्टॉक बोल रहा है 4 लाख का है, तो ओपनिंग स्टॉक डेबिट साइड में आता है। सेल्स ड्यूरिंग द ईयर 20 लाख, सेल्स क्रेडिट साइड में आता है 20 लाख। रेट ऑफ जीपी 25%, तो ये 20 लाख का 25% तो जीपी आ जाएगा। तो भैया 20 लाख का आदत तेरी 25%, 5 लाख रुपया जीपी। परचेज बोल रहा है 24 लाख का है, ये भी आ गया। बोलता क्लोजिंग स्टॉक कितना है, तो सब कुछ दिया है, बस क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकलेगा? बैलेंसिंग फिगर करके निकाल लो। वैसे मैं फॉर्मूला डाल के भी बना सकता था, पर मुझे लगता है ट्रेडिंग फॉर्मेट में बनाएंगे तो सारे बच्चों को ज्यादा इजी हो जाता है, सारे बच्चे समझ जाएंगे। मैं गलत लिख दिया क्या? ये 4 लाख प्लस 24 लाख प्लस क्या बोला था? 20, अच्छा 25% कॉस्ट था, सॉरी 25% कॉस्ट है। 20 लाख 25% कॉस्ट है, मतलब 25/125 होगा ना, सॉरी ऑन कॉस्ट बोला है ना, 25/125। ये 4 लाख है जीपी, तो क्लोजिंग स्टॉक 4 लाख प्लस 24 लाख प्लस 4 लाख माइनस 20 लाख, 12 लाख आ रहा है। ऑप्शन नंबर ए, देख लो, कुछ नहीं, मैंने ट्रेडिंग में बस दायां बायां करके लिख के दिखा दिया। ट्रेडमार्क इज अ, ट्रेडमार्क क्या है? इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट है। ऑप्शन नंबर बी, फिक्स्ड इंटेंजिबल एसेट। क्लियर है? ज्यादा फास्ट नहीं कर रहा हूं मैं, धीरे धीरे करो जैसे सबको समझ में भी आता रहे। नेक्स्ट, मधु's ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 मार्च कंटेन्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। डेट पे ध्यान देना, कब का बोल रहा है? 31 मार्च 24। तो मेरा करंट ईयर चालू होगा पक्का पक्का 1 अप्रैल 23, खत्म हो रहा है 31 मार्च 24। हाँ ठीक है। बोलते 12% बैंक लोन है 2 लाख का, और ये लोन कब से लिया हुआ है? 1 जुलाई 22 से लिया हुआ है, पिछले साल से लोन है, करंट ईयर तो रहेगा ही लोन बिगिनिंग से। बोलता है इंटरेस्ट पे किए मैंने 20,000, ठीक है। व्हाट विल बी द टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट डेबिटेड टू पीएल, पीएल में कितना जाएगा? तो पूरा इस साल का खर्चा, इस साल तो पूरा साल था ना मेरे पास लोन, तो 2 लाख पे, ओ भाई साहब 2 लाख रुपए का लोन पे 12% पूरे साल का, यानी होता है 24,000। तो सीधा बात यह है 24,000 पूरा पीएल में जाएगा, इस साल का पूरा खर्चा पीएल में जाएगा, अक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग। कोई बोलेगा आउटस्टैंडिंग कितना, तो मैं बोल सकता हूं 4,000, 24 इस साल का 20 पे हो गया है, तो 4,000 तो आउटस्टैंडिंग है ना। नेक्स्ट, सब्सक्रिप्शन ऑफ अ सोशल क्लब फॉर द ईयर
23-24 appearing in income and expenditure account is 87,000. Subscription of a social club appearing in income and expenditure, ठीक है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में 87,000 है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ध्यान रखिएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में 87 है. Ascertain the amount of subscription received during the year given the following details. Received कितना होगा? तो 4 एडजस्टमेंट होता है अगर आपको याद हो. ओपनिंग अक्रूड जो आपका होगा ना, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, उसको ऐड करना पड़ेगा. क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग को लेस करना पड़ेगा. ओपनिंग प्री रिसीव्ड लेस होगा और क्लोजिंग प्री रिसीव्ड ऐड कर लो, जो आएगा वो रिसीव्ड फिगर है. अरियर सब्सक्रिप्शन 31 मार्च 23 पिछले साल का क्लोजिंग यानी इस साल का ओपनिंग 10,000, 31 मार्च 24 12,000 है, तो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग 12,000, ये लेस हो जाएगा. एडवांस सब्सक्रिप्शन 31 मार्च 11 को एडवांस सब्सक्रिप्शन मतलब प्री रिसीव्ड है, तो माइनस करना पड़ेगा. ओपनिंग हो गया ना 11 तरीकी 11,000 माइनस हो जा रहा है, और 31 मार्च 24 8,000 ये प्लस हो जाएगा. 87,000 प्लस 10,000 माइनस 12,000 माइनस 11 प्लस 8, 82 आ रहा है. तो भैया ऑप्शन नंबर बी 82. बस ये सब थोड़ा याद रखना है, फटाफट करने वाला समय. फिर बोल रहा है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ एनपीओ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज इन द नेचर ऑफ. इनकम एंड एक्सपेंडिचर कुछ नहीं, पीएल अकाउंट है, वो नॉमिनल अकाउंट नेचर का होता है. नॉमिनल. जो लोग क्लास किए हैं बच्चे, ये सारा किया हुआ नहीं है. अच्छा, जो क्लास नहीं भी किए हैं, अगर आप मेरा वीडियो देखे होंगे, मैंने लास्ट कई सारे टर्म्स का क्वेश्चन एक साथ करके डाला था, वो सारा क्वेश्चन कर लिया होगा. और इंस्टीट्यूट का बुक का मैंने पूरा सोल्यूशन भी डाल रखा है वीडियो. अगर आप लोग करके करेंगे तो 100% कॉमन है फिर पेपर तो. अच्छा, नेक्स्ट, व्हेन लाइफ मेंबरशिप फीस इज ट्रीटेड एज कैपिटल रिसिप्ट, अगर उसको कैपिटल रिसिप्ट मानते हो तो उसको बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखाना चाहिए. तो इसलिए ऑप्शन होगा नन ऑफ दिस. आप देख लो, बाकी कोई मैच नहीं करता. कुछ लोग बोल रहे थे कैपिटल फंड के साथ ऐड हो जाएगा, किंतु वो ऐड होगा ऑन द डेथ ऑफ द मेंबर. यहां डेथ का कोई पॉइंट तो बोला नहीं है, तो कोई भी करेक्ट नहीं है. नन ऑफ दीज होना चाहिए, नन ऑफ दीज टेक्निकली. तो 77 प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर इज क्रिएटेड ओनली ऑन. प्रोविजन फॉर डिस्काउंट किस पे बनाते हैं? डेटर माइनस न्यू प्रोविजन फॉर बैड डेट करके जो फिगर है गुड डेटर उसमें बनता है. तो ऑप्शन नंबर डी है टोटल डेटर आफ्टर प्रोवाइडिंग प्रोविजन फॉर बैड डेट. नेक्स्ट, जग्गू परचेज गुड्स 80,000, बहुत बढ़िया. फॉर कैश, ठीक है, एट 10% ट्रेड डिस्काउंट. तो ट्रेड डिस्काउंट माइनस करो तो परचेज प्राइस कितने का हो गया? 72. एंड 5% कैश डिस्काउंट. अगर कैश डिस्काउंट तुम 5% माइनस करोगे तो पेमेंट कितना होगा वो निकलेगा. परचेज तो 72 का है, बोल रहे परचेज कितने का है, तो परचेज तो भाई 72 का है. ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए 72. क्या ठीक है. नेक्स्ट, फिर बोलता है गुड्स परचेज फ्रॉम लोकेश लिमिटेड बट रॉन्गली एंटर्ड इन सेल्स रिटर्न बुक. भैया परचेज किए तो परचेज अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, सेल्स रिटर्न डाल दिया, सेल्स रिटर्न भी डेबिट ही होता है आफ्टर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर. अच्छा, परचेज खर्चा है, डेबिट होता है. सेल्स रिटर्न सेल्स का उल्टा, वो भी डेबिट होता है. आपने परचेज के जगह सेल्स रिटर्न को डेबिट कर दिया, तो प्रॉफिट पे क्या असर पड़ेगा? हुआ तो डेबिट ही है, समझ रहा है. तो प्रॉफिट पे तो कोई असर पड़ेगा ही नहीं. डेबिट का क्रेडिट करता, क्रेडिट का डेबिट करता तो फर्क पड़ जाता. डेबिट की जगह डेबिट हुआ, गलत अकाउंट है, असर क्या पड़ने वाला है? कुछ भी नहीं. तो नो इफेक्ट ऑन ग्रॉस प्रॉफिट. ये बढ़िया क्वेश्चन था भाई गुरु, बढ़िया क्वेश्चन था गुरु. नेक्स्ट, सॉफ्टवेयर क्या है? ये इंटेंजिबल एसेट है. इंटेंजिबल सेम टाइप का 2 क्वेश्चन नहीं हो गया? वो ऊपर में भी एक तो क्वेश्चन पूछा था, ट्रेडमार्क क्या है, तो सेम टाइप क्वेश्चन है. इंस्टीट्यूट भी सिमिलर क्वेश्चन देने लग गया, पता नहीं. चलो ठीक है, अच्छा बात है, तुम्हारे लिए तो अच्छा है. नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग. भैया बताइए नहीं पेपर इजी है कि टफ है, मैं सब बात करूंगा, पहले डिस्कस कर ले आंसर. विच वन ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट इज नॉट ओपन इन बुक्स ऑफ कंसाइनर. कंसाइनर के बुक्स में कंसाइनमेंट अकाउंट खुलता है, कंसाइनी का अकाउंट खुलता है, स्टॉक का अकाउंट खोल सकते हो, गुड्स एंड खोल सकते हो, किंतु कमीशन अकाउंट तो नहीं खुलता है. कमीशन तो कंसाइनी के बुक्स में खुलता है. तो उससे पूछा था कौन सा अकाउंट नहीं खुलता है? नॉट ओपन, नॉट.
तो नॉट होगा कमीशन, क्योंकि कंसाइनी के बुक्स में खुलता है। नेक्स्ट 82, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा ट्रू है? तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर पार्ट ऑफ अकाउंटिंग, ये ट्रू है, बाकी पढ़ के देख लो वो ट्रू नहीं है। नेक्स्ट, ये तो इजी है, बोलता है 83 में द मैनेजर इज एंटाइटल्ड टू कमीशन 2% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग हिज कमीशन। आफ्टर चार्जिंग है तो बस इतना बोलना चाहता हूं, 2/102, जल्दी पकड़ लो। इफ द प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन एज वेल एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6000 आर 1,08,000, तो 1,08,000 है, पहले इसमें से बोल रहा है ये लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस नहीं किया तो माइनस करो, तो 1,02,000 जो है ये आपका प्रॉफिट बिफोर कमीशन है। तो प्रॉफिट बिफोर कमीशन पे आफ्टर चार्जिंग है 2/102, तो 2,000 बनेगा, तो ये ऑप्शन नंबर बी आएगा 2,000। क्या बोलती पब्लिक? बढ़िया है। नेक्स्ट सर, नेक्स्ट आगे मैं लास्ट लाइन पढ़ता हूं पहले। व्हाट अमाउंट विल बी शोन एज सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर। आपको बताना आउटस्टैंडिंग कितना है, बाकी कितना है इस साल, ठीक है? तो लॉजिकली पढ़ता हूं मैं, बोल रहा है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग देयर 70,000, तो मिल कितना गया? 70,000 इस साल मिल गया। बोलता सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ देयर 7,000, तो इसमें 7,000 जो मिला है वो इस साल का नहीं है, तो इस साल का कितना मिल गया? इस साल में, इस साल के लिए कितना मिल गया? इस साल में टोटल 70 मिला है, जिसमें 7,000 पिछले साल का मिला है, तो इस साल में, इस साल के लिए 63 मिला है। इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन शोन एज 75, इस साल का सब्सक्रिप्शन है 75, तो 75,000 में से 63 मिल गया, तो कितना रुपया मिलना बाकी है? यही पूछ रहा है, 12,000, तो ऑप्शन नंबर ए 12,000 मिलना बाकी है। सेम क्वेश्चन इंस्टीट्यूट पहले पूछा हुआ है, मैंने जो आपके लोग के लिए वीडियो डाल रखा है वो सब देखो, एकदम सेम क्वेश्चन, समझ गया? नेक्स्ट, बैंक बैलेंस एज पर पासबुक क्रेडिट 25,000, क्रेडिट बैलेंस मतलब फेवरेबल बैलेंस था, बैंक में फेवरेबल है, पासबुक में। चेक इशूड वर्थ 9090 बट रिकॉर्डेड इन कैश बुक 9,900, भाई मैंने 9,900 लिख दिया 9090 के जगह, मतलब 810 ज्यादा लिख दिया। इशू मतलब पेमेंट ज्यादा लिख दिया, कहां पर? कैश बुक में। कैश बुक में पेमेंट ज्यादा, तो कैश बुक का बैलेंस तो कम हो गया होगा, समझ रहा है? अब पासबुक से कैश बुक की तरफ जाना है, पासबुक से कैश बुक क्या करोगे? लेस, तो मतलब सीधा सीधा बात है 25,000 में से 810 लेस करना है, तो 25,000 में से 810 लेस कर दिया तो कितना आएगा? 24,190 कैश बुक का बैलेंस। तो वही तो पूछा था, कैश बुक का डेबिट बैलेंस कितना आएगा? 24,190। दिक्कत तो है नहीं, बहुत आसान है। हो गया यार, 15 क्वेश्चन और है बस। सर आप क्वेश्चन ना 51 से चालू किए थे, हम देख रहे हैं, तब से डाउट आ रहा है। अरे 1 से लेके 15 तो दूसरा पेपर था ना, 51 से अकाउंट्स का क्वेश्चन चालू होता है। तो भैया 1 से 50 कौन सा होता है? अरे लॉ का पेपर, लॉ, ठीक है। कैश इज डील्स विथ, हम तो बोले थे कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का नाम रट के जाना। 6 है मटेरियल कॉस्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉस्ट यूनिट एप्लीकेबल फॉर सर्विस सेक्टर, सर्विस सेक्टर के लिए कौन सा कॉस्ट यूनिट नहीं है? पैसेंजर किलोमीटर किसके लिए? पैसेंजर ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री के लिए। टन किलोमीटर गुड्स ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री। रूम डे होटल इंडस्ट्री। क्यूबिक फीट, हाँ ये सर्विस इंडस्ट्री का नहीं है, कोई गुड्स प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्री का होगा। विच मेथड ऑफ कॉस्टिंग इज एप्रोप्रिएट फॉर रेडीमेड गारमेंट, ये तो बैच कॉस्टिंग होता है, ये प्रोसेस नहीं ना, प्रोसेस नहीं है भाई। नेक्स्ट, द एप्रोप्रिएट कॉस्ट यूनिट फॉर डैश इज चार्जेबल आवर, कहां पर चार्जेबल आवर है कॉस्ट यूनिट? पावर हाउस नहीं, वो तो किलोवाट होता है। होटल इंडस्ट्री नहीं, वो तो रूम डे होता है। हॉस्पिटल तो पेशेंट बेड डे होता है। तो कौन सा बचा? ऑडिट फर्म, तुम लोग आगे जाके ऑडिट करने जाओगे तो घंटा का पैसा लेते हो। गुड। द मेथड ऑफ कॉस्टिंग एप्लीकेबल फॉर हॉस्पिटल इज, हॉस्पिटल के लिए ऑपरेटिंग कॉस्टिंग यूज होता है, सर्विस सेक्टर है। GACAP stands for Generally Accepted Cost Accounting Principle. Generally Accepted Cost Accounting Principle. ऑप्शन नंबर सी, बी। अकाउंट्स में भी तो होता है ना गैप, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, वैसे ही है। 91 हो गया। 92, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ फैक्ट्री रेंट
गिवन दैट, अच्छा फैक्ट्री रेंट निकाला, रेंट ठीक है, प्राइम कॉस्ट बोलता है 650 है, ठीक है, वर्क्स कॉस्ट 200% ऑफ प्राइम कॉस्ट। आपको पता होगा प्राइम कॉस्ट के साथ अगर मैं वर्क्स ओवरहेड फैक्ट्री का सारा खर्चा जोड़ूं तब जाके वर्क्स कॉस्ट आता है। ये लोग बोल रहे हैं प्राइम कॉस्ट 650 है, वर्क्स कॉस्ट 200%, मतलब डबल है, ये 13 लाख है। तो वर्क्स ओवरहेड कितना होगा, बैलेंसिंग फिगर 650, वर्क्स ओवरहेड फैक्ट्री का खर्चा। डेप्रिसिएशन प्लांट ये वर्क्स ओवरहेड ही है, पावर भी वर्क्स ओवरहेड है, फैक्ट्री रेंट भी तो वर्क्स ओवरहेड है। तो वर्क्स ओवरहेड टोटल बोल रहा है अगर 650 है, उसमें से एक तो खर्चा है 2.5 लाख का डेप्रिसिएशन, वो हटा दो, पावर फ्यूल 170 हटा दो, तो बाकी क्या बचेगा, फैक्ट्री रेंट बचेगा। तो 650 में से अगर मैं 250 और 170 हटा दिया तो मेरे पास बचेगा 230 का फैक्ट्री रेंट, जो कि ऑप्शन नंबर सी 230। अच्छा क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज और आर नॉट इंक्लूडेड इन कॉस्ट शीट। डोनेशन नहीं, फाइनेंशियल नेचर का है। कलेक्शन एक्सपेंस नहीं, फाइनेंशियल नेचर का है। ऑडिट फीस नहीं, नहीं ये भी पूरा फाइनेंशियल नेचर का है। तो क्या होगा, ऑल ऑफ दिस। डैश इज अ एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंस इन बुक पब्लिकेशन। कॉस्ट ऑफ पेपर डायरेक्ट मटेरियल है, ध्यान से पढ़ना, ये लोग डायरेक्ट एक्सपेंस मांगा है, डायरेक्ट मटेरियल या डायरेक्ट वेज नहीं बोला है, डायरेक्ट एक्सपेंस। वेजेस ऑफ प्रिंटिंग स्टाफ, ये तो डायरेक्ट वेजेस है। रॉयल्टी टू ऑथर, हां ये तो मेरे एग्जांपल में यही लेता हूं, डायरेक्ट एक्सपेंस में एग्जांपल में, याद करो रॉयल्टी। नेक्स्ट बोलता है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। जैसे ही बोल रहा है ओपनिंग स्टॉक, तो मैं वापस से ना ट्रेडिंग फॉर्मेट बनाना चाहता हूं। वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम 2 लाख दे रखा है। अच्छा कंज्यूम, रॉ मटेरियल कंज्यूम तो छोड़ो ना, रॉ मटेरियल कंज्यूम कैसे आता है आपको पता है। मैं यहां पर थोड़ा कचरा हो जाएगा, रुक जा, मैं थोड़ा सुंदर से एक बार लिख के दिखा देता हूं तो इजी रहेगा। देखो मैं क्या बोलता हूं, रॉ मटेरियल कंज्यूम कैसे निकलता है, तो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, इसको बोलते हैं रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन उधर उठा के लिख ही देता हूं तुम्हारे लिए तो इजी रहेगा। मैं दिखाता हूं, एक सेकंड रुक जाओ बच्चे, फिगर को लेके, नहीं तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। मेरा तो क्या, मैं मन मन में करके आंसर लिख दूं। देखो ये क्वेश्चन भी स्क्रीन में समझ में आ जाएगा। रॉ मटेरियल कंज्यूम 2 लाख, ये दे दिया 2 लाख है। रॉ मटेरियल परचेज 150, परचेज भी दे दिया 150। क्लोजिंग स्टॉक 80 माइनस ये 80 है। ओपनिंग स्टॉक नहीं दिया, निकालो बोल रहा है बस। तो भैया ओपनिंग स्टॉक इज इक्वल्स टू 2 लाख माइनस 150 प्लस 180। 2 लाख 2 लाख माइनस 150 प्लस 80, ये आ गया 1,30,000। तो बेसिकली ये ऑप्शन नंबर डी कहलाएगा। क्या बोलो, डी 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 डी, यस सर, तो ऑप्शन नंबर डी होगा बच्चे, तो मार्क कर दो। 96 डैश कॉस्टिंग इज द एडॉप्शन ऑफ आइडेंटिकल कॉस्टिंग प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर, सेम कॉस्टिंग, यूनिफॉर्म कॉस्टिंग। नेक्स्ट, विच वन इज फॉल्स। बोलता है टेंडर इज एन एस्टिमेट ऑफ सेलिंग प्राइस, हां उसी को बोलते हैं। रेंट ऑफ ओन बिल्डिंग इज इन पीरियड कॉस्ट, हाँ नोशनल कॉस्ट है। फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन आउटपुट, फॉल्स। फिक्स्ड कॉस्ट डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन आउटपुट, एंड समझ गया ना। और वेरिएबल कॉस्ट कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है भाई कांस्टेंट होता है, अरे पर यूनिट, टोटल में तो इंक्रीज होता है। नेक्स्ट 98 कॉस्ट आर क्लासिफाइड इनटू मटेरियल कॉस्ट, एम्प्लॉइज कॉस्ट एंड एक्सपेंस। इट इज नोन एज एलिमेंट वाइज क्लासिफिकेशन, एलिमेंट वाइज क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट, wages for abnormal idle times are charged to costing PL, ठीक है, सब करा हुआ है प्रैक्टिस हम लोग का। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स आर नॉट इंक्लूडेड इन कॉस्ट शीट। कैश डिस्काउंट नहीं, बैंक इंटरेस्ट नहीं, डोनेशन, क्योंकि सब फाइनेंशियल कॉस्ट है, नहीं ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आता है, कॉस्ट शीट में नहीं आता है। हो गया 100। तो देखो मैंने आपको सारा आंसर दे दिया।
बहुत सारे बच्चे मेरे से पूछ रहे भैया पेपर कैसा था, आप ये बताओ पेपर कैसा लगा आपको। तो मैं बताऊंगा अगर डिफिकल्टी लेवल के हिसाब से आपके बच्चे, मेरे हिसाब से नहीं, बच्चे के लेवल के हिसाब से अगर 1 to 10 का डिफिकल्टी लेवल बोलते हैं तो डिफिकल्टी लेवल 8 था। मतलब इजी नहीं था एकदम, मॉडरेट भी नहीं, मॉडरेट से थोड़ा सा ज्यादा डिफिकल्ट पेपर था। तो जो बच्चा लोग अच्छा से पढ़ के गया होगा ना, वो लोग एकदम सही से आंसर दे दिया होगा। नहीं तो कुछ बच्चा लोग पक्का कुछ ना कुछ क्वेश्चंस में फंसा, कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जिसमें फंसा जा सकता था। फिर भैया बच्चा लोग पूछता है मेरे से कि भैया ये भी बताना क्या पेपर बहुत लेंदी था। अगर आप मेरे से पूछोगे भैया 1 to 10 में बताओ कितना लेंदी था, 1 मतलब सबसे कम लेंदी, 10 मतलब सबसे ज्यादा लेंदी, तो आई विल जस्ट रैंक इट एज 4 ओनली, कि नहीं पेपर लेंदी तो नहीं था, क्योंकि कैलकुलेशंस वाला क्वेश्चंस बहुत ज्यादा नहीं दिया, कुछ एक क्वेश्चंस ज्यादा एकदम डायरेक्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चंस ज्यादा था, समझ रहे, मतलब नॉलेज का, थ्योरेटिकल नहीं बोलना चाहिए, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस थे। तो आई वुड से कि लेंदी एकदम नहीं था, पर यस पेपर में कुछ कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस थे जिसमें बच्चे फंस सकते हैं। ओवरऑल वेरी गुड पेपर। जो बच्चा लोग मेरा पहले का जो भी मैंने दे रखा, लास्ट 14 टर्म्स का क्वेश्चंस डाल के रखा था आप लोग के लिए, और इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल करके मैराथन बोल के जो डाल के रखा था ना, वो अगर कोई बच्चा कर रखा उसको दिक्कत नहीं होगा। उन वीडियोस का लिंक मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा, ठीक है ना, तो देख लेना उसको अगर कोई बच्चा देखना चाहे तो। ऑल इन ऑल गुड पेपर बच्चे। बस जो लोग एग्जाम दिए थे आप ये देख के चेक कर लो आपको कितना मार्क्स मिल रहा है, आप देख सकते हो, ठीक है ना। एक एक क्वेश्चन का 2 नंबर होता है, एक करेक्ट का, रॉन्ग होने का कोई मिस्टेक का कोई मार्क्स नहीं कटेगा आपका, डोंट वरी। और जो बच्चे लोग क्या बोलूं मैं, अभी तक एग्जाम नहीं दियो, आपको एक पेपर और दिख गया किस टाइप का पेपर इंस्टीट्यूट होता है, तो जो बच्चे एग्जाम दे दिया उनके लिए ऑल द बेस्ट, और जो बच्चे देने वाले उनके लिए भी ऑल द बेस्ट। अच्छे से पढ़ाई करो, सब बढ़िया। अगर आपके मन में और कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में मुझे डाउट पूछो, मैं आपको जरूर जवाब दूंगा। और ये वीडियो अपने सारे दोस्तों के साथ फैला दो, लोग को एक बार चेक करने दो कि भैया वो लोग ठीक ठाक करके आया कि नहीं आया। और जो बच्चे लोग पढ़ाई कर रहे हो अपने सारे दोस्त जो लोग अभी एग्जाम देने वाले उनके साथ जरूर शेयर करना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना, बाकी सबके साथ एकदम शेयर करो, आंख के जैसे इस वीडियो को फैला, ठीक है। चलो ऑल द बेस्ट। कोई भी डाउट हो तो जरूर पूछना।